गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर एक नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में आए हुए हैं। आज हम लोग कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्नों के यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग केवल इसी पे ही बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 6 वीडियो डाल दिया है जिसमें आपको द्विघात समीकरण के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी सारी मैंने दे दी। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, उसको कैसे आप हल करेंगे, हल करने की विधियां भी आपने पढ़ ली है कि आपका गुणनखंडन विधि द्वारा, पूर्वक बनाकर विधि, सूत्र विधि द्वारा, सारी विधियां आपने पढ़ लिया है। तो अब आपको क्या करना है, उसका उपयोग करना है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको खुद द्विघात समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाने के बाद फिर आपको हल करना होगा। हल करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में 2 चैप्टर में पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें से एक चैप्टर आपका त्रिकोणमिति है, दूसरा आपका सांख्यिकी है। अगर आपको सांख्यिकी और त्रिकोणमिति में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप आराम से जाके प्लेलिस्ट में कक्षा 10 अंश वाले पेपर में आप जाइए, उसको आप देखिए। आराम से आपको सारी चीजें एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि सांख्यिकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सांख्यिकी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा बनाया जा रहा है। जिन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम पहले दे रहे हैं। जैसे आपका सांख्यिकी चैप्टर अकेले, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलके अकेले आपको 10 नंबर का दे रहे हैं। तो सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो ये लगभग आपको 8 नंबर का क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर आप एक चैप्टर में केवल आपको 5 चीजें पढ़नी है, 5 ही फार्मूले आपके हैं, उन 5 फार्मूलों पे अगर आप बात कर लेते हैं, 5 फार्मूलों का अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके 8 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण भी आपको 10 से लेके 13 नंबर तक के सवाल देते हैं। कुछ पेपरों में 14 नंबर भी मिल गए हैं। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसमें भी आपने देखा होगा, जब आप देखेंगे तो 2 ही 3 फार्मूले हैं। एक तो आपका सीधे श्रीधराचार्य का फार्मूला है, दूसरा आपका विकर्ण ज्ञात करना है। अब गुणनखंड करना तो आप पहले से सीख चुके हैं, कक्षा 8 में भी सीखा, कक्षा 9 में भी सीखा, कक्षा 10 में फिर आके आप सीख रहे हैं। तो गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आप आराम से वीडियो देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो हम ज़्यादा समय ना लेके आपको इस चैप्टर के इन सभी इस प्रकार के सवालों को लगा रहे हैं, जिनमें से पहला आपको दिया गया है। और ये सारे सवाल मैं अंशवाल पेपर से ही उठा रहा हूँ। एक तरफ से 2024 से पेपर आपके उठ रहे हैं। मेरे पास अरिहंत का पेपर है तो मैं अरिहंत वाले से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। पहला सवाल यह है, क्या कह रहा है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 वर्ग मीटर 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो परिमाप और क्षेत्रफल तो हम बाद में बात करेंगे। इसके पहले आपको ज्ञात करना है क्या, लंबाई और चौड़ाई। बेटा जो आपको ज्ञात करना होता है उसी को आप क्या करते हैं, मान लेते हैं। बट इसमें एक चीज दे दिया, बहुत अच्छी बात आपके लिए, क्या लंबाई जो वो चौड़ाई से 2 गुना है। यानी कौन दुगना है, लंबाई दुगना है। किसका दुगना है, चौड़ाई का दुगना है। ये आपको पता हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले चौड़ाई ही मान लेना है। क्यों चौड़ाई मान लेंगे, क्योंकि अगर हम चौड़ाई को यक्स मान लेते हैं तो चौड़ाई का 2 गुना, तो इसका मतलब 2x आपका लंबाई हो जाएगा। अगर मान लो आपके दिमाग में आए कि सर नहीं हम लंबाई मानेंगे, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई चीज किसी का दुगना है तो वो चीज दूसरे वाले का आधा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 1 का दुगना अगर 2 है तो 2 का आधा 1 है। 2 का दुगना अगर 4 है तो 4 का आधा 2 है। 3 का दुगना अगर 6 है तो 6 का आधा 3 है। ये बात आपको समझ लेनी है। चूंकि इसने कहा लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो इसका मतलब अगर आपने चौड़ाई को मान लिया x तो लंबाई आपका 2x, लेकिन अगर आपने लंबाई को मान लिया x तो चौड़ाई आपका x/2। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए है। तो बताइए, तो आपने क्या बताया कि यहां से आप मान लेते हैं कि माना बगीचे की
चौड़ाई बराबर x मीटर, कितना मान लिया, x मीटर। अगर आपने बगीचे की चौड़ाई x मान लिया है तो इसने कहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 2 गुना है, तथा बगीचे की लंबाई बराबर आपका 2x मीटर हो गया। अब चूंकि वर्ग कैसा है, आयताकार है, किस तरह से है, आयताकार। नहीं कहा है तब भी आप समझिए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो वो आपका आयताकार ही है। अब यहां से बगीचे का परिमाप, किसका परिमाप, बगीचे का परिमाप बराबर आपका होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप दिया है आपको 120 मीटर, तो आप यहां पे रखेंगे 120, 2 यहां पे है, लंबाई आपका कितना है बेटा, x, सॉरी 2x है, चौड़ाई कितना है, x है, तो यहां से आपका इसको बट्टे में लेके आएंगे, 120 बटा x 2 इक्वल टू आपका आया 3x, यहां पे आया आपका 60 इक्वल टू आपका आया 3x, यहां से आपका x बराबर आया 60 बटा 3, तो x बराबर आपका मिल गया 20 मीटर। ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई, इसमें तो द्विघात समीकरण बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, लेकिन आप यहाँ पे बना लीजिएगा, अभी बनेगा जब आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, तो अतः यहां से क्या हो गया, अतः बगीचे की चौड़ाई बराबर आपका 20 मीटर एवं लंबाई 2x इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर, ये हो गया। अब एक तरीका तो ये पहले तरीके से कंप्लीट हो गया भाई, आपने क्या ले लिया, परिमाप ले लिया, तो परिमाप से आपको तुरंत निकल आया। देखो देखने में बड़ा कठिन लगता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको क्या ज्ञात करना है, क्या नहीं ज्ञात करना है, क्या आराम से निकल। ये आपकी कंप्लीट हो गई, अब आपको यहां से ज्यादा कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड मेथड में अगर आप एरिया को ले ले, किसको ले ले, ये आपका द्वितीय मेथड। अब यहां पे बगीचे का क्षेत्रफल दिया, इतना तो आप मान ही लेंगे। इसके बाद सीधे आप यहाँ पे जो परिमाप लिखा है, परिमाप ना लेके आप किस पर देंगे, बगीचे के क्षेत्रफल पे। बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर, लंबाई आपको कितना मिला बेटा, x 2x इंटू आपका x हो गया, तो यहां से आपका 800 बराबर आपका 2x स्क्वायर, तो यहां से आपका 800 बटा 2 बराबर आपका x स्क्वायर, तो यहां से आपका आया 400 x स्क्वायर, यहां से आपका x का आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो x बराबर आपका क्या हुआ, 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20। अतः यहां से भी देखो निकल आया, बगीचे का यहां पे देखो बन गया द्विघात समीकरण। बगीचे की लंबाई, पहले चौड़ाई लिख लो, बगीचे की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर।
कंप्लीट हो गया। तो आप अगर इसको द्विघात समीकरण बना के लगाना चाहते तो आप इस विधि इसको लगा लीजिए, बगीचे का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई, देखो दोनों कंडीशन में आपका सेम चीज आया, तो इसका मतलब आपका सवाल इसमें सही है। अब आप देखेंगे कितने नंबर का सवाल है। अगर ये आपका सवाल 4 नंबर का है, ये सवाल आपको हमारे अनुसार कितने नंबर का भाई, ये सवाल आपका 4 नंबर का था, तो 4 नंबर का अगर आपका सवाल है तो आप इसको दोनों लगा लीजिए, ये भी लगाइए ये भी लगाइए, दोनों में देखिए आंसर सही आ रहा है। अगर दोनों में सेम आंसर आ रहा है इसका मतलब आपका दिया गया सवाल सही है, और आपने जो सवाल लगाया वो भी आपका सही। ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत होगी बेशक आप बताइएगा। दूसरे वाले पे आ जाइए बेटा। दूसरे वाले में क्या कहा, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है। आप खुद सोचिए कि दो लोग हैं, दो लोगों के पास मिला के रुपया अगर हम मान लेते हैं, दो लोगों के पास मिला के रुपया अगर 8 है, मेरे पास 3 रुपया, तो आपके पास कितने रुपए। अब आप कहेंगे सर सीधे 5, नहीं, अब आपको 5 नहीं बोलना है। इस चैप्टर में आपको 5 बोलने की आवश्यकता नहीं है। 5 बोलेंगे फिर आप समीकरण नहीं बना पाएंगे। हमारे और आपके पास मिला के टोटल 8 रुपए, हमारे पास 3 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए, तो आप कहेंगे कुल रुपया में से अगर हम आपके रुपए को घटा दें तो मेरा रुपया मिल जाएगा। यानी आप ये कहेंगे कि सर जो टोटल हमारा और आपका योग है उसमें से आपके पास जितने रुपया है उसको मैं अगर घटा दूं तो मेरा रुपया मिल जाएगा। यानी हमारे और आपके पास कुल मिला के 8 रुपए थे, और आपके पास अगर और मेरे पास 3 रुपए थे, तो आपके पास 8 माइनस 3 रुपए है। हमारे और आपके पास मिला के 16 रुपए थे, तो आप अगर आपके पास 6 रुपए हैं तो मेरे पास 16 माइनस 6 रुपए है। हमारे और आपके पास मिला के अगर 20 रुपए हैं, मेरे पास अगर 13 रुपए है, तो आपके पास 20 माइनस 13 रुपए है। हमारे और आपके पास अगर जोड़ के 15 रुपए हैं और मेरे पास अगर 8 रुपए हैं, तो आपके पास 15 माइनस 8 रुपए है। हमारे और आपके पास जोड़ के अगर 25 रुपए हैं और आपके पास अगर 9 रुपए हैं, तो मेरे पास 25 माइनस 9 रुपए हैं। अब आपको ये बात समझ लेनी है। इसका मतलब हम अगर एक संख्या को यहां से यक्ष मान लें और आपको संख्याओं का योगफल दिया गया है 8, तो इसका मतलब दूसरी संख्या आपकी 8 माइनस एक्स होने वाली है। क्या होने वाली? इसका मतलब यहां से एक बात समझ में रखिए कि जो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या बराबर योगफल माइनस पहली संख्या। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप एक संख्या को मानेंगे तो आपको दूसरी संख्या अपने आप मिल जाएगी। यहां से आप मान लेते हैं कि माना पहली संख्या या एक संख्या जो भी आपको मानना है, मान लीजिए आपका यक्ष है। संख्याओं का योग दिया है आपको, दिया है 8। पहली संख्या आपकी अगर यक्ष हो गई तो आपको अभी हमने बताया कि यहां पे आप ये याद रखिए कि दूसरी संख्या बराबर योग माइनस पहली संख्या। बेटा यहां पे इसका मतलब दूसरी संख्या आपकी जो मिली, दूसरी संख्या बराबर योग आपका 8 माइनस आपका पहली संख्या हो गई। यहां तक की कहानी खत्म। क्या कहा उसने? दो संख्याओं का योगफल दिया था, एक संख्या आपने x मान लिया तो दूसरी संख्या आपकी 8 माइनस एक्स। हमें लगता है यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस पर हमने 4-5 आपकी इधर एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, तो एग्जाम्पल्स के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपको ये नहीं बताना है
कि हमारे और आपके बीच अगर हमारा पैसा और आपका पैसा मिला दिया जाए और 100 रुपये अगर हो जा रहे हैं, तो मेरे पास अगर 30 रुपये हैं तो आपके पास आपको 70 नहीं बोलना है। ये बात दिमाग में बैठाइए। आपके पास 100 माइनस 30, कितना? 100 माइनस 30, तब आप इसको अच्छे से लगा लेंगे। और दूसरी संख्या आपको 8 माइनस एक्स दी। अब इसने क्या कहा? तथा उनके व्युत्क्रमों का योग। तो पहले आपका क्या कहना है? प्रश्नानुसार कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है यक्स का व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम कितना? एक ही होता है। दो का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 1/5 का व्युत्क्रम 5। यानी आपको हर को अंश और अंश को हर बना देना है। अगर इस संख्या में आपको हर नहीं दिखती तो मन करिए आप बना लीजिए नीचे एक करके। इसमें भी नहीं दिखती तो आप क्या करिए? बना लीजिए एक करके। बना सकते हैं आप। किसी भी संख्या में आप 1 से भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर लेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई गलती होने वाली नहीं है। तो अब आपका अगर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो हर को अंश और अंश को हर बना दीजिए। तो आपका पहली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स। इसने कहा जो इनके व्युत्क्रम मिलेंगे उन दोनों व्युत्क्रमों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हमको 8/15 मिल जाता है। तो प्रश्नानुसार यक्स का व्युत्क्रम आपका कितना हो जाएगा? 1/x धन, योग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? धन का। और 8 माइनस यक्स, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स और बराबर आपको मिल कितना रहा है जोड़ने के बाद? 8/15। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप इसे हल करिए। पहले इन दोनों का एलसीएम। तो जब आपको सॉरी, अगर आपको इस तरह का मिला हो संख्या और आपको एलसीएम लेना हो तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, उन दोनों का आपस में आप गुणा कर लीजिए। उन दोनों का क्या कर लिया? आपस में गुणा, क्योंकि कोई चीज कॉमन है नहीं। जब कॉमन नहीं है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो यहां से आपको मिला यक्स इंटू 8 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है? यहां पर जो हो उसको भूल जाइए, उसके बाद जो संख्या बची है उसी का आप अंश में गुणा कर लीजिए। हमने क्या कहा? यहां पे जो हो उसको बेटा आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे दिख रहा है। तो यक्स यक्स से खत्म, यक्स यक्स से क्या हो गया? कट गया। बचा कौन यहाँ पे? 8 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या लिखो? 8 माइनस एक्स का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 1 गुणा 8 माइनस एक्स, बीच में कौन सा चिन्ह आया? प्लस। इसी तरह से यहां पे जो हो उसको आप भूल जाइए, 8 माइनस एक्स भूल गए, बचा कौन? एक्स। तो एक्स का 1 में गुणा किया तो 1 गुणा एक्स और इसके बाद बराबर आपका आया 8 बटा कितना? 15। यहां से अगर हम बात करें तो 1 का किसी भी संख्या गुणा करते वही मिलता है। तो ये आपको मिला 8 माइनस एक्स और यहाँ पे आपका मिला प्लस एक्स और यहाँ पे आपका मिला, गुणा कर लो तो यहाँ से आपका मिला 8x और माइनस यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर बराबर आपका 8/15। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहां से ये देखो x प्लस में, ये आपका माइनस में, तो ये दोनों आपस में घट गए। तो यहां से आपका बचा बेटा 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/15। अब अगर ये आपको मिल गया तो आपको ये चीज हमने बताया है कि जो चीज यहाँ पे भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाता है। इधर ये आपका गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर आके गुणा में हो जाता है। तो यहां से आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहां से आपका 8 गुणे 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 गुणे 8। ये आप इधर गुणे में तो इसको इधर लेके जाइए, भाग में चला जाएगा। तो यहां से आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 गुणा 8/8 और 8 से 8 डिवाइड हो गया और यहां से मिला है आपका 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? 15।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर लीजिए। तो जब -1 से आप गुणा कर लेंगे तो यहां पे आपका आया -8x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आपको मिला -15। इसका गुणा करेंगे तो यहां से आपका आया -8x प्लस आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -15। इसके बाद इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। इसको आप थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका 8x, और इधर आके ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस आपका 15 इक्वल टू 0। अब आपको इसको चाहे गुणनखंड करना चाहो तो आप गुणनखंड विधि लगा लीजिए, सूत्र विधि लगाना चाहते हैं आप सूत्र विधि लगा लीजिए। तो गुणनखंड विधि में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आप a और c का गुणा करेंगे। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 15 है, तो 15 एक कम 15। अब बेटा 15 के आप सभी गुणनखंड लिख लीजिए, ठीक है। जितने भी गुणनखंड आपको पता है उतने सारे गुणनखंड आप लिख लीजिए। तो 15 का 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा और 15 डिवाइड करेगा। कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा और 15 डिवाइड करेगा। आपको हमने बताया अगर ए और सी दोनों के चिन्ह समान हैं तो आपको इस गुणा करने के बाद ए और सी का जो वैल्यू मिली है 15, उसके आपको ऐसे दो गुणनखंड को खोजना है, ऐसे दो गुणनखंड को पकड़ना है कि जिनका हम गुणा कर दे तो 15 मिल जाए, और उन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो हमको 8 मिल जाए। तो चलो पहले हम 1 लेते हैं। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 3 के 3 15 नहीं हुआ। 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 5 5 15 नहीं हुआ। 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 1 का 15 हो तो गया गुणा, बट जोड़ने के बाद आपको कितना लाना बेटा? 8। तो 15 में 1 जोड़ेंगे क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। 15 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको 16 मिलेगा। मुझे 16 नहीं चाहिए, मुझे 8 चाहिए। तो 1 को तो छोड़ ही दो। अब आप आ जाओ 3 के साथ। 3 को अगर हम 5 में गुणा कर दें तो 3 5 15 मिल गया। 3 को अगर हम 5 में जोड़ दें तो 3 5 8 मिल गया। मुझे यही तो चाहिए। मैं गुणा कर दूं तो 15, जोड़ दूं तो 8। कब? जब ए और सी दोनों के चिन्ह समान हैं तब। एक बार ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला? जब ए और सी दोनों के चिन्ह समान हैं तब आपको ए गुणे सी के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए कि उनको हम जोड़ दें तो आपको यहां पे बी जो होता है वो मिल जाए, और उन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो ए गुणे सी मिल जाए। ठीक है। तो यहां से आपका क्या आया? यहां से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका आया 5 + 3 एक्स बराबर आपका आया 15 इक्वल टू 0। ये आपका रफली है। यहां से आपका आया, आपको जोड़ मत देना, इसको आप ब्रेक कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां पे इन दोनों में आपको x कॉमन दिखेगा तो आप यहां से x - 5, यहां से -3 कॉमन दिखेगा तो x - 5 इक्वल टू 0। यहां से आपका x - 5 दोनों में कॉमन है, x - 5 कॉमन लीजिए। यहां से आपका x का -3 बचा इक्वल टू 0 रख लीजिए। यहां से आप क्या करिए, एक एक को 0 के बराबर करिए। तो यहां से x - 5 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 5 मिला। यहां से या x - 3 इक्वल टू 0 ले लिए तो x इक्वल टू कितना मिल गया? 3। यहां पे आया अतः संख्याएं आपकी जो हुई x बराबर 5, तो दूसरी संख्या 8 - 5 बराबर आपका कितना आ गया? 3। ठीक है। तो अतः संख्याएं कौन हुई? 5 और 3। ठीक है। या x बराबर आप 3 ले लेंगे तो दूसरी संख्या 8 - x
तो इसका मतलब 8 माइनस 3 बराबर 5। आपकी ये भी आंसर होगी। ठीक है, तो आपको इस वाले सवाल में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि सर हाँ एक संख्या है, दो संख्याओं का योग दिया है, पहली संख्या मिल गई तो दूसरी संख्या जो होगी वो योगफल माइनस पहली संख्या होगी। ठीक है, अब आपको मैं इसी पे और सवाल लगवाने चल रहा हूं। हाँ तो बच्चों, अब आप दो सवाल अभी लगा चुके हैं। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो तीसरा सवाल आपका कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आपको याद रखिए दो यहां पे एक क्रमागत शब्द दिया है। अब क्रमागत शब्द का मतलब होता है क्रम से, क्रम से संख्याएं पकड़नी है। अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी 2 होगी, पहली अगर 2 है तो दूसरी 3 होगी, अगर आपकी पहली 3 है तो दूसरी 4 होगी, अगर पहली 4 है तो दूसरी 5 होगी। यानी ऐसी संख्याएं जिनके बीच, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच अंतर केवल 1 हो। कितने का अंतर हो? 1 हो। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। क्रमागत सम संख्या की बात करें तो 2 का अंतर होता है। क्रमागत विषम संख्या की बात करें तब भी 2 का अंतर होता है। कैसे? अगर हम एक विषम, पहली विषम संख्या 1 है तो दूसरी विषम संख्या 3 है, 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह से दूसरी विषम, तीसरी विषम संख्या कितनी है? पहली 3, चलो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी जा रही। तो इनके बीच आपको कितने का अंतर मिलेगा? 2। इतने के बीच कितने का अंतर? 2 2 का मिल रहा है। तो ये सभी की सभी संख्याएं आपकी क्या होती है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। लेकिन जब क्रमागत संख्या की बात की जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 ये आपकी जाएंगे। और अगर क्रमागत सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या है आपकी 2 4 6, इसके बाद आपका 8 10 12। इन सभी के बीच आपको डिफरेंस जो मिलने वाले हैं वो कितने का मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। तो लेकिन यहां पे आपकी पूछा गया बेटा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक नहीं लेना है, पॉजिटिव वाली ही लेनी है, नेगेटिव वाली नहीं लेनी है। और उनका अगर हम वर्ग कर दें, वर्ग करने के बाद अगर हम उनको जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाता? 365 मिल जाता। तो क्रमागत संख्याओं को जब भी आपको मानना होगा तो आपने बताया इन दोनों के बीच 1 का अंतर होता है। तो इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि माना क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं यक्स तथा कितने का अंतर? 1 का अंतर, तो यक्स प्लस 1 हुआ। यही अगर सम संख्या या विषम संख्या होती क्रमागत में तो आप यहाँ पे यक्स प्लस 2 मानते। अब प्रश्नानुसार देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर में है भैया। जब आपने ये चीज मान लिया कि आपको यहाँ पे क्रमागत संख्या है आपकी, एक यक्स है तो दूसरा कितना है? यक्स प्लस 1। अब उसने क्या कहा? उनके वर्गों का मतलब घात 2। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब उस पर आप घात 2 लगाइए। 3 का वर्ग 3 की घात 2, 2 का वर्ग 2 की घात 2, 5 का वर्ग 5 की घात 2, 4 का वर्ग 4 की घात 2, 8 का वर्ग 8 की घात 2, ये लगा लेना। तो माना क्रमागत संख्याएं अगर यक्स तथा यक्स प्लस 1 है तो प्रश्नानुसार कहता है उनके वर्गों का योग आपका 365 है। तो इसका मतलब यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग, यानी दूसरा संख्या कौन सा? यक्स प्लस 1, इसका वर्ग आपका कितना आया? यक्स प्लस 1 का घात 2 इक्वल टू आपको मिला 365। यहां तक अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से आप क्या करिए, इसको ब्रेक करिए। तो यहां से यक्स स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 1, फार्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप लगा लेंगे तो मिल जाएगा। ये मिला आपका 365। यहां से आपका ये दोनों ऐड होके हुए कितना? 2x स्क्वायर प्लस आपका
2x प्लस 1, ये प्लस में इधर आपका आ जाएगा 365 इक्वल टू आपका 0। यहां से आपको मिला बेटा 2x² आपका प्लस 2x, यहां से घट गया माइनस 364 इक्वल टू 0। बोथ साइड आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करिए 2 से। जब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x² प्लस यहां से भी आपका x आया माइनस इसको आप डिवाइड करिए तो 2 1 कम 2 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 बचा 2 दूना 4। अब बेटा अगर आपको इसको गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो सबसे पहले आपको 182 का क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहां से आपका 1782 का गुणनखंड करिए तो यहां से आपका 2 1 कम 2 2 9 18 2 1 कम 2। अब ये आपका कटेगा कितने से 7 से कटेगा, इसके पहले किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 7 1 कम 7, तो यहाँ पे 7 1 कम 7, यहाँ पे 2 बचा 21 हुआ, 7 या 21 और यहां से आपका आया 13, तो 13 1 कम 13 यानी 182 के जो टोटल गुणनखंड मिले तो आपके 182 के इन 3 गुणनखंडों में से और आपका एक और 182 ले लीजिए। ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिनका हम गुणा कर दें। अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, दोनों ए और सी के साइन क्या है अलग अलग हैं। ए और सी के साइन अगर अलग अलग हैं तो आपको 182 के ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए कि जिनका हम गुणा कर दें तो 182 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप इसको 7 गुना कितना ले लीजिए 14 ले लीजिए, ये आपका कितना है 13 है। इन दोनों का गुणा कर दोगे तो चेक कर लीजिए आपका 182 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप घटा देते हैं 182 14 में से 13 तो आपको कितना मिल जाता है 1 मिल जाता है, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो आपको यही तो चाहिए था, ऐसी 2 संख्याएं जिनका अगर हम गुणा कर दे तो 182 आ जाए, उनका अगर घटा दे तो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये गुणनखंड आपका आसानी से हो गया। और यहां से आपने क्या किया x² प्लस आपका 14 माइनस 13, यहाँ पे x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या किया x² प्लस आपको 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हुआ। इन दोनों में आपको बेटा x कॉमन हुआ तो यहाँ से आपका x प्लस 14 हुआ माइनस आपका 13 हुआ। यहाँ से फिर आपका बचा x प्लस 13 से आप 182 में भाग देंगे तो आप भाग दे लीजिएगा 14 आ जाएगा बराबर 0। x प्लस 14 बोथ में कॉमन है तो यहाँ से आपका x प्लस 14 हुआ और यहाँ पे आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से एक एक करके आप क्या करेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 या यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको कितना मिला 13। ये आपका अमान्य हो जाएगा। कारण ये है कि आपसे क्वेश्चन में ही धनात्मक पूर्णांक बोला तो यहां से आपको x बराबर कितना लेके चलना है 13 ही लेके चलना है। अतः 2 धनात्मक क्रमागत संख्याएं 2 धनात्मक क्रमागत संख्याएं कितनी मिली, पहली आपका है 13, x बराबर 13, तो x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। कहीं पे दिक्कत हो तो आप बताइए, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये भी आपका सवाल नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण से संबंधित आज हमने 3 सवाल लगाए जो कि आपके इसी वाक्यों पे संबंधित हैं। आपके वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप कहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप इबारती प्रश्न भी कहते हैं, इबारती प्रश्न से संबंधित आपके 3 सवाल हो गए आज। अभी इस पर हम 2 वीडियो और बना देंगे जिससे आपके कुछ सवाल और है, संख्याओं संबंधित आ जाएंगे, धारा संबंधित सवाल आ जाएंगे अगर हैं तो। ठीक है, वे सारे सवाल आपको आराम से लगा दिए जाएंगे जहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और द्विघात समीकरण चैप्टर से हमने पहले ही बता दिया कि आपका लगभग 10 से 14 के बीच आपको नंबर देता है। 10 क्या 12 से 14 मान लीजिए, 12 प्लस ही देता है मैक्सिमम। आप पूरे सवाल में उठा लीजिए, आप देखिए द्विघात समीकरण के कितने सवाल आए हैं। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा आपको आया हो उस चैप्टर को सबसे अच्छे से पहले तैयार करिए, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर से तैयार कीजिए।
मैं यही आपसे कहूँगा, पहले आप इसको द्विघात समीकरण देख लीजिए। जितने भी सवाल आपको आंसर मिले हर एक सवाल आप लगाइए पहले। अगर आपको कहीं पे किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से वीडियो को खोलिए, आपको एक एक सवाल मैं लगवा के दिखा रहा हूँ, आपको एक एक सवाल का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे आपको सोल्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मिस्टेक हो रही हो, तो आप उसको एकदम बेहिचक बताइए, हाँ सर ये दिक्कत है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उसको अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं कोई भी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ उसको मैं उस वीडियो में ऐड कर दूंगा बाद में बता के। ठीक है, जो भी आपकी समस्या है वो सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आपको मैंने देखा कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कभी भी किसी ने पूरा अनसॉल्व पेपर नहीं हल करवाया, इसलिए मैंने कहा कि आपको सबसे पहले आपका चूंकि बोर्ड का पेपर आने वाला है, इसलिए आपको सबसे पहले अनसॉल्व हल करवा दिया जाए। मैं कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासों की क्या करवा रहा हूँ, अनसॉल्व हल करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके परीक्षा में क्या हो बहुत उपयोगी होने वाले हैं, इसलिए आपको इन सभी सवालों को क्या करिए, आप लगा के नोट्स बना लीजिए, आपको आराम से आप बोर्ड परीक्षा क्या कर लेंगे, क्रैक कर ले जाएंगे। धन्यवाद।